जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीएस सेमेस्टर वाला में। दोस्तों बिल्कुल सही देखा आपने थंबनेल पर, सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलेंगी बीएस सेमेस्टर वाला चैनल पर। और सारी चीज़ें आपको फ्री में टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दी जाती हैं। पीडीएफ नोट्स जो भी आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। और आपके कॉलेज से संबंधी जो भी जानकारी होती है वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड कर दी जाती है। चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो, चाहे आपके रिजल्ट से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो, या फिर कैसी भी न्यूज़ हो, आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड की जाती है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ठीक है। चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट ईयर है, सेकंड सेमेस्टर है। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया था। आप सभी लोगों के रिजल्ट बहुत ही बेहतर आए हैं। सभी बच्चे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। और सभी का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है, तो मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पेपर दिया मैंने, मॉडल पेपर दिया, महासंग्राम रिवीजन क्लासेस दिए, अलग अलग यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर दिए। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आप लोगों के आए, बहुत ही मैं खुश हूँ। उसी तरह से दोस्तों सेकंड सेमेस्टर में भी मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करूँगा। मॉडल पेपर, सॉल्वेंट मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के सब आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है। चले, तो आज के इस क्लास में हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे। न्यू बैच आप लोगों का स्टार्ट हो गया है एग्जाम 2025-26 के लिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे। आपको पढ़ना क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। यानी समष्टि अर्थशास्त्र आपको पढ़ना होता है सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। चले, न्यू सिलेबस आप लोगों का, ठीक है, 2025-26 एग्जाम के लिए टोटल दोस्तों आपको 8 यूनिट पढ़ने होते हैं। 8 यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग चलिए डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, यानी परिचय। किसका परिचय, किसका इंट्रोडक्शन। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, ठीक है। अगर आप समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है ये तो आपको जानना अनिवार्य है ना, और जानना भी चाहिए, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। अच्छा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। और आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है, इस क्लास को आगे शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में भी हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें, ठीक है। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है दोस्तों। समष्टि अर्थशास्त्र के समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, राष्ट्रीय आय होता है, उत्पादन होता है, रोजगार होता है, बेरोजगारी होती है, व्यापार का चक्र होता है, ठीक है, किस तरह से व्यापार होता है, सामान्य कीमत स्तर क्या होगी, मुद्रा संकुचन क्या है, आर्थिक विकास कैसे होगा देश का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे होता है, इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता है, ठीक है। इन सभी के बारे में जानकारियाँ हम लोग ग्रहण करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, ठीक है। अच्छा, समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था में व्यापक आर्थिक मुद्दे, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक इशू इन एन इकोनॉमी, ठीक है। एक अर्थव्यवस्था में व्यापक आर्थिक मुद्दे आपको यूनिट 1 में पढ़ना है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। देखिए, एक अर्थव्यवस्था में व्यापक आर्थिक मुद्दे के अंतर्गत क्या क्या आता है, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति को महंगाई कहते हैं एक तरीके से, ठीक है। ये शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति को महंगाई कहते हैं, ये बात आप लोग ध्यान में रख के चलेंगे। बेरोजगारी, आर्थिक आउटपुट, असमानता, श्रम मुद्दे, यानी जो काम कर रहे हैं उसके मुद्दे, ठीक है। विकास की संभावनाएं क्या हैं, ऊर्जा और पर्यावरण के बारे में, महामारी, भ्रष्टाचार, प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर, ये सभी एक अर्थव्यवस्था में व्यापक, ये सभी आर्थिक मुद्दों के अंतर्गत आते हैं, जो भी मैंने आपको बताया है। और ये सभी आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे इन सभी चीज़ों को। अब दूसरे यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, देखें। दूसरे यूनिट में पढ़ना है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, यानी राष्ट्रीय आय लेखांकन। गुरुजी, राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या होता है। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन किसी देश की आर्थिक गतिविधियों को मापने की एक प्रणाली है, ठीक है। क्लियर हुआ। राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या है, किसी देश की आर्थिक गतिविधियों को, ठीक है, उसको मापने की एक प्रणाली होती है राष्ट्रीय आय लेखांकन। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, और राष्ट्रीय आय की अवधारणा, राष्ट्रीय आय का मापन और उससे संबंधित समुच्चय, ठीक है। नाम मात्र और वास्तविक आय, ठीक है, जीडीपी अवधारणा की सीमाएं, ये सभी आपको पढ़ना है यूनिट 2 में, ठीक है। बाकी आप लोग इंग्लिश में भी देखते चलेंगे, ठीक है। चले, तीसरे यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। तीसरे यूनिट में आपको पढ़ना है डिटर्मिनेट ऑफ जीडीपी, यानी जीडीपी का निर्धारण, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, वास्तविक और संभावित जीडीपी, वास्तविक
जीडीपी क्या होती है और संभावित जीडीपी क्या होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। कुल व्यय यानी कुल खर्च, ठीक है। उपभोग फलन, फलन क्या होता है गुरुजी? तो आय और खर्च के बीच संबंध को बताने वाला आर्थिक सिद्धांत को उपभोग फलन कहते हैं, ठीक है। निवेश समारोह, संतुलन सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। एमपीएस और एमपीएस, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है एमपीएस और एपीएस है, सॉरी, एमपीएस, एपीएस, एमपीसी, एपीसी, ठीक है। इन सभी की अवधारणाएं आपको पढ़ना है। ऑटोनोमस एक्सपेंड्यूर यानी स्वायत्त व्यय, ये आपको पढ़ना है। स्वायत्त व्यय का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में कुल खर्च का वह हिस्सा जो आय के स्तर पर निर्भर नहीं होता है, इसे जरूरी खर्च भी कहा जाता है, स्वायत्त व्यय को, ठीक है। स्वायत्त व्यय कीनेसियन आर्थिक विश्लेषण का एक प्रमुख आधार होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। गुणक की अवधारणा, ठीक है, गुणक की अवधारणा का मतलब होता है आय में बदलाव के मुताबिक निवेश में, ठीक है, निवेश आय में बदलाव का अनुपात, यह अर्थशास्त्र की एक अवधारणा है। गुणक की अवधारणा आय, उत्पादन और रोजगार के सिद्धांत से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए चौथे यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? चौथे यूनिट में आपको पढ़ना है, देखें, नेशनल इनकम डिटर्मिनेट इन एन ओपन इकोनॉमी विथ गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार के साथ खुली अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय निर्धारण, राजकोषीय नीति आपको पढ़ना है। ये क्या होता है? तो राजकोषीय नीति का जो निर्माण है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। अर्थनीति के संदर्भ में सरकार के राजस्व संग्रह तथा व्यय के समुचित नियम द्वारा, ठीक है, अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा देना राजकोषीय नीति कहलाता है। सरकारी व्यय और करों में परिवर्तन का प्रभाव, सरकारी खर्च, कर यानी टैक्स, ठीक है, टैक्स में परिवर्तन का प्रभाव को पढ़ना है। आगे आपको पढ़ना है शुद्ध निर्यात कार्य। देखिए मैं हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, इंग्लिश में मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, हिंदी वाले बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। शुद्ध निर्यात कार्य, शुद्ध निर्यात और संतुलन राष्ट्रीय आय, ठीक है, ये आपको पढ़ना है यूनिट 4 में। अब यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना है? मनी इन ए मॉडर्न इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इन ए मॉडर्न इकोनॉमी, ठीक है, आधुनिक अर्थव्यवस्था में धन, आधुनिक अर्थव्यवस्था में धन की अवधारणा, ठीक है। अच्छा, मौद्रिक समुच्चय, पैसे की मांग, धन का मात्रा सिद्धांत, तरलता प्राथमिकता और ब्याज दर, ठीक है, धन आपूर्ति और ऋण निर्माण, ये आपको पढ़ना है। मौद्रिक नीति, ठीक है, ये सभी आपको यूनिट 5 में पढ़ना है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बता दे रहा हूँ और जल्दी जल्दी बता करके जल्दी आप लोगों की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। चले यूनिट 6 में आपको क्या पढ़ना है? ISLM एनालिसिस, ठीक है, ISLM विश्लेषण आपको पढ़ना है। ये क्या होता है सर जी, ये बता दीजिए। तो देखें ISLM विश्लेषण जो होता है अर्थव्यवस्था में उत्पादन और ब्याज दर के बीच संबंध को समझने का एक आर्थिक मॉडल है, ठीक है, ISLM एनालिसिस, ठीक है। जो यह मॉडल है माल और मुद्रा बाजार के बीच संबंध को दिखाता है। इसे हिग्स हैंसन मॉडल भी कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, पिछले साल भी पूछा था, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। अच्छा, ये क्लियर हो गया कि ISLM एनालिसिस क्या है, मैंने आपको बता दिया। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है? देखें IS और LM कार्यों की व्युत्पत्ति कैसे हुई है और ISLM जो है इसका कुल मांग कितना है, इसका एडी वक्र में बदलाव किस प्रकार से होता है, आपको यूनिट 6 में पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 6 बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके बने थे प्रीवियस ईयर में। यूनिट 7 में आपको पढ़ना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है, GDP एंड प्राइस लेवल इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, ठीक है, अल्पावधि और दीर्घावधि में सकल घरेलू उत्पाद और मूल्य स्तर, ठीक है। अल्पावधि क्या होता है? तो अल्पावधि में घरेलू उत्पाद जो होता है GDP, ठीक है, मूल्य स्तर को समग्र मांग और अल्पावधि कुल आपूर्ति वक्रों के प्रतिच्छेदन से निर्धारित किया जाता है। और जो दीर्घावधि होता है, ठीक है, दीर्घावधि में GDP केवल कुल मांग के बराबर होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। आगे आपको पढ़ना है समग्र मांग और समग्र आपूर्ति, एडी वक्र और मूल्य स्तरों में परिवर्तन के साथ गुणक विश्लेषण, SR और LR में कुल आपूर्ति कितनी होती है, इसको पढ़ना है यूनिट 7 में। अब यूनिट 8 में आपको क्या पढ़ना है?
मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। मुद्रास्फीति की अवधारणा मैंने शुरू में बताया आपको, ठीक है, कि मुद्रास्फीति क्या होती है। ठीक है, मुद्रास्फीति क्या होती है मैंने आपको बता दिया है। किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार जो बढ़ोतरी होती है उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। इसे छोटे तौर पर या फिर दूसरे शब्दों में महंगाई कहते हैं मुद्रास्फीति को। ठीक है, मुद्रास्फीति होने पर आप जो है कम पैसों में कम चीज़ें खरीद सकते हैं, यानी मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है मुद्रास्फीति में। ठीक है, तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। मुद्रास्फीति की अवधारणा को पढ़ना है। मुद्रास्फीति यानी महंगाई के निर्धारक कौन कौन हैं इसके बारे में पढ़ना है। मुद्रास्फीति यानी महंगाई और बेरोजगारी के बीच संबंध क्या है इसके बारे में पढ़ना है। अल्पावधि और दीर्घावधि में फिलिप्स वक्र, ये क्या है गुरुजी, फिलिप्स वक्र क्या है? तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच संबंध को दिखाने वाला जो ग्राफ होता है वो फिलिप्स वक्र होता है। ठीक है, इसे अर्थशास्त्री A.W. फिलिप्स ने विकसित किया था। यह बात ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था MCQs में। ठीक है, चले 8 यूनिट मैंने आपको बता दिया। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, शेयर जरूर कर देंगे, क्लास को एक लाइक करके जाएंगे। ठीक है, मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।